ये चैप्टर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है और ये एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर है। मैं एनालिटिक ज्योमेट्री के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए और बी। ए कोऑर्डिनेट एक्स का कहलाता है, बी कोऑर्डिनेट वाई का कहलाता है। यानी अगर ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये क्या होता है नेगेटिव एक्स, और ये प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला इसमें एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। अगर आपको पॉइंट दिया गया है 2,0 तो इसका मकसद है कि ये 2 जो है एक्स एक्सिस में है और 0 जो है वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट होगा 2,0। अगर आपको पॉइंट दिया गया मिसाल के तौर पर 2,4 तो 2 पहले एक्स एक्सिस पे 4 ऊपर जाएंगे, ये 1 2 3 4 हो तो 2 ये 4 इधर आ जाएगा 2,4 इस तरह। अगर आपको पॉइंट दिया जाए 0,2 तो एक्स एक्स का 0 है, वाई पे 2 तो ये पॉइंट होगा 0,2। अगर आपको दिया जा रहा है कि -3,0 तो एक्स एक्स में -3 है, ये -3, ये 1 2 3, ये -3 और 0 ये होगा 0, यानी वाई एक्स में कुछ भी नहीं है। अगर ये -3,4 तो -3 और 4 ऊपर चला जाएगा, जहाँ भी आ जाएगा ये कहूँगा -3,4। अगर आपको ये हो कि -2,-6 तो -2 ये रहा, -6 1 2 3 इधर कहीं आ जाएगा -2 और 6 माइनस में -2,-6। अगर मैं कहूँ कि ये 0,-6 है तो 0 ये 1 2 3 4 5 6 ये कहूँगा 0,-6। अगर मैं कहूँ कि 4-5 तो 4 ये पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5 नेगेटिव कहीं इधर आ जाएगा जहाँ भी हो। तो ये हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अच्छा, अगर एनालिटिक ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री और अलजेब्रा का चीज़ होती है, मिलके बनती है। अगर इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या पहले मैं ये पॉइंट दूँ, अगर ये पॉइंट्स आपके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इसको ऐसे लिखा जाता है x1 y1, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए और कोई निशानी नहीं x1 y1, या इस तरह लिखा जाता है A3 साइन ऑफ इक्वलिटी देखो x1 y1। ये लिखना बड़ा वक्त ज़ाया होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है x2 और y2। ये अगर 2 पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ये ए है इधर सपोज x1 और y1, बी है सपोज इस जगह पे x2 और y2, तो ये लाइन आ जाएगी इस तरह। तो इसका मुझे एक फार्मूला तो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ये ए बी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला इसका होता है, फार्मूला आपको जहन में आना चाहिए। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। चाहे तो इसको आप देखें, ये पॉइंट इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर में। दूसरा इसका आता है स्लोप या एम जिसको कहा जाता है। एम बेसिकली होता है टेंजेंट थीटा की, ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। टेंजेंट थीटा का मकसद है कि ये एंगल जो एक्सिस के साथ बनाता है इसका टेंजेंट लिया जाए। तो जो एम का फार्मूला है, जो स्लोप का फार्मूला आता है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो हमेशा 2 पॉइंट्स मिले तो हम स्लोप मैंने कर सकते हैं, होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर अगर y1 पहले तो y1 माइनस y2 अपॉन, इसमें भी ये x1 माइनस x2 रखना पड़ेगा, लेकिन उमूमन हम ये लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी एक पॉइंट लेके दूसरा लेके कर सकते हैं, ये स्लोप आता है। अगर ये और ये मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है इनका, मिड पॉइंट का फार्मूला इसका होता है, अगर ये x1 y1 है तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, हमेशा मिड पॉइंट ऐसे करते हैं। और चौथा हम ये कहूँगा कि अगर ये ए बी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। सी एक ऐसा पॉइंट है जिसको m/n रेशो में डिवाइड करा है, यानी सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो
m is to n। तो ये और ये इंटरनली डिवाइड करता है, सी बीच में है, इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसके सी के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, मैं कहता हूँ सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमेशा। सी के अगर ये मैं कोऑर्डिनेट्स करूँ कि एक्स वाई है, तो सी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो बराबर आएंगे वो इस तरीके से होंगे। एम इसके x2 को मल्टीप्लाई करेगा, एन इसके x1 को करेगा। ये अपोजिट में मल्टीप्लाई करें, पर एक्स कोऑर्डिनेट एन इसके x1 को करेगा, ये हो जाएगा एन x1, और प्लस ये एम इसके x2 को करेगा, ये हो जाएगा एम x2, और अपॉन नीचे इनका सम आ जाता है हमेशा m प्लस n, और कामा। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, n करेगा y1 को n y1, और प्लस ये हो जाएगा एम y2, और अपॉन नीचे हो जाएगा वही m1 और प्लस m प्लस n के। अगर ये m इस टू n कोऑर्डिनेट अगर n इस टू m हो, तो आप उसको यानी अगर ये x1 y1 ये x2 y2 ले लें, आप इसके फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इस तरीके से सिखाया है फार्मूला कि आपका हमेशा यही फार्मूला रहे कि m यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं। पहले अगर m लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और कामा इसमें ये पहले m लिखे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर हमें एक्सटर्नली डिवाइड करना हो, यानी d डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशो m इस टू n। सबसे पहले देखें एक्सटर्नली होता क्या चीज़ है। देखें अगर a यानी ये ए बी है, तो d पॉइंट जो होता है वो इसी लाइन में होता है, लेकिन बाहर होता है d, ये d होता है। ये d अगर एक्स वाई पॉइंट हो, तो ये जो ए डी तक होगा ये सपोज m है, और ये बी डी तक ये सपोज जो है ना n है। ये एक्सटर्नल डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नल डिवाइड करने के लिए ये m तो पॉजिटिव लेते हैं, n नेगेटिव ले लेते हैं। बस इसको हम रेशो इंटरनल यानी फिर हम ये ए बी हम ये कहते हैं कि d डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नल रेशो। तो मैं ये कहूँगा कि d डिवाइड्स ए बी इंटरनली। अगर इंटरनल पॉइंट्स में ले लूँ, इंटरनली इन रेशो सिंपल हो जाता है। अगर d इंटरनली करेगा तो ये हो जाएगा m इस टू माइनस n। सिंपल m इस टू माइनस n ले लेंगे। अब ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा d के, वो आते हैं ये m और ये ले लिया माइनस n के। ठीक है, ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के हैं x2 और y2। तो ये m जो है ये m करेगा y2 को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा m y2, ये आ जाएगा m करेगा, ये आ जाएगा m y2, और n का माइनस में है माइनस n x1 अपॉन नीचे ये आ जाएगा m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि m प्लस माइनस m माइनस n हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसी तरह सारी ये m x2 आ जाएगा। सारी पहले x का कोऑर्डिनेट m x2 माइनस n x1, और फिर ये आ जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना आना चाहिए। वो कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड ये होता है कि अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ए बी और सी, अगर ए से में कोई ऐसे लाइन खींचूँ इधर और ये परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ये ए डी जो है अल्टीट्यूड है। इसी तरह ये अगर इधर ये करूँ ये 90 डिग्री, तो ये सी ई जो है वो अल्टीट्यूड है। इसी तरह ये करूँ तो ये पॉइंट है एफ है, तो ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मकसद है कि वर्टेक्स से आ जाता है a line which is perpendicular from vertex of the triangle to its opposite side, to its opposite side 90 डिग्री। और ये हमेशा अल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट।
अल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। ये बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने लिखा नहीं, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली मेरा। एनालिटिक ज्योमेट्री का तो है ही है, और इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज जो है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.1 भी इंट्रोडक्शन के ये आ जाता है। जनरल काफ़ी चीज़ें इसमें मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहरहाल तो ये आ जाएगा अल्टीट्यूड। और जहाँ ये अल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, और जहाँ अल्टीट्यूड मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। द पॉइंट where all altitudes meet of a triangle meet is known as orthocenter, और इसको हम यूजुअली H से डिनोट, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय H, लेकिन नॉट नेसेसरी। ये आर्थो सेंटर है। आर्थो सेंटर ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल के अंदर हो, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, कभी कभी ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है आर्थो सेंटर, लेकिन उमूमन अंदर होता है। अच्छा, अब देखिए कि अल्टीट्यूड हो गया, फिर उसके बाद मैं आता हूँ मीडियन क्या होता है। देखिए मीडियन ये होता है अ लाइन सेगमेंट which joins vertex of the triangle to the midpoint of opposite side। मिड पॉइंट को मिलता है, यानी अगर ये ट्राइंगल ले लूँ मैं, ये A, ये B और ये C, ये मिड पॉइंट है, M1 है BC का, ये अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मीडियन। ये AM1 जो होगा, AM1 मीडियन है। अच्छा, फिर ये इधर ये देखें, ये इसका मिड पॉइंट है M2, थोड़ा सा ड्राइंग में नहीं लगा लेकिन है, ये मिड पॉइंट है, ये एक्चुअली इक्वल है इसके, और ये इसके इक्वल है। ये M2 मिड थोड़ा सा शायद ड्राइंग में हो गया थोड़ा सा, लेकिन हाथ से कर रहा हूँ तो ये बहरहाल ये ऐसा और ये ऐसा इक्वल है। तो ये CM2 भी मीडियन है, और इधर से ये करूँगा तो ये BM3 भी क्या है, BM3 ये मीडियंस है, आर मीडियंस। और मीडियंस ऑलवेज मीट एट अ पॉइंट, मीडियंस ऑलवेज are concurrent or meet at a point। concurrent होते हैं या पॉइंट में मोड करते हैं, और उस पॉइंट को, that point is known as centroid। that point is known as centroid। उस पॉइंट को हम सेंट्राइड कहते हैं। इसमें ये क्या होता है, आर्थो सेंटर होता है। अच्छा, अब मीडियन के बाद आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि इट इज अ लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स, यानी आधा करती है, व्हिच बाइसेक्ट्स perpendicularly, is a line which bisects perpendicularly to the side of a triangle। when हम ट्राइंगल से रेफर करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी अगर ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल, ये अगर इसका मिड पॉइंट है M, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा ऐसे कि ये 90 डिग्री पे होगा और ये इक्वल भी होगा। इसी तरह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा, और ये मिड पॉइंट भी होगा और 90 डिग्री होगा। फिर इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये ऐसे आएगा, और ये भी
यानी मिड पॉइंट पे और 90 डिग्री पे हो गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली अगर ये लाइन है तो कंपास से निकाला जाता है, कंपास रख के ऐसे किया जाता है, ऐसे, फिर इसी को इधर नीचे ऐसे भी किया जाता है, फिर इधर रख के उसी से ऐसे किए गए, ऐसे करके इन दोनों को मिलाया जाता है, तो ये जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है हमेशा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक पॉइंट पे मिलते हैं, और जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले उस लाइन को हम कहते हैं सर्कमसेंटर, उसको कहते हैं सर्कमसेंटर। ये कॉन्करेंट होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स are concurrent and the point where they meet is known as circumcenter। सर्कमसेंटर का मकसद है कि अगर उस जगह पे सर्किल निकाला जाए तो सब जो है इनको इनके वर्टाइसिस को छूता हुआ जाएगा। अगर ये सर्कमसेंटर है इसका, अगर ये मैं सर्किल निकालूँ तो इसका ये सेंटर होगा और ये सब को जो है ना इस तरह ये छूता सर्कमसेंटर होगा। ये सर्कमसेंटर होगा, सर्कमस्क्राइब करेगा सबको, और ये इसका सेंटर है। इसका अगर आपको कई एग्जामिनर कहे कि ऐसा सर्किल रहता है जिसके ये ट्रायंगल को तीनों वर्टाइस को तो सेंटर में लूँगा, तो बेसिकली वो सर्कमसेंटर ही होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलता है। अच्छा, एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल के आधे करने वाले। एंगल के आधे करने वाले कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर ये है और ये एंगल है, तो इसका हाफ किया था तो ये कंपास ऐसे होता है, फिर कंपास इधर रख के इधर कंपास किया जाता है तो ये आ जाता है इधर, फिर इसी का इधर ऐसे करके ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है तो ये आपका आ जाता है, फिर ये किया जाता है तो इसका जो है ना आधा इस तरह आता है। ये सारे ये भी जो ये भी बाइसेक्टर्स होते हैं, ये भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। अगर आपको ये दिया जाए एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्ट ये करेंगे, ये आएगा एंगल बाइसेक्टर। इसको रख के इधर रख के ऐसे लिया जाता है और ये ऐसे कट किया जाता है। इसको रख के इधर ऐसे और इधर ऐसे और इधर ऐसे, तो ये आता है, और इधर रख के और कंपास इधर रखी जाती है तो ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये जो कहलाता है ये हमारा ऐसा ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर वो होता है द लाइन which bisects the angle। Okay, all angle bisectors of a triangle are concurrent होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर का मकसद है कि अगर आप उधर उस सेंटर को रख के ट्रायंगल खींचेंगे, सर्किल खींचेंगे, तो वो इसको छूता हुआ जाएगा सब साइड्स को। अगर ये आपका सेंटर हो तो एक ऐसा सर्किल हम इस सेंटर को लेके निकाल सकते हैं कि ये इनके साइड्स को इस तरह छूता है, तो हम इसको जो है ना वो इन सेंटर कहते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है। उसके बाद हमारा आता है इक्वेशंस ऑफ दी यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की वजह से इक्वेशन तो बहुत है, वो हम प्रॉपर आगे चल के करेंगे, लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज में शायद इस्तेमाल हो जाए इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं दो बताता हूँ। अगर आपको स्लोप एम मिला हुआ है और वाई इंटरसेप्ट मिला हुआ है, वाई इंटरसेप्ट का मकसद है कि जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है और वाई इंटरसेप्ट सी है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी आपको स्लोप दिया जा रहा है और बताया जा रहा है वाई इंटरसेप्ट इसका ये है, तो अब हमेशा इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है उसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको स्लोप दिया जा रहा है m और एक पॉइंट दिया जा रहा है x1 और y1, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1
इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन होती है, ये हम आगे करेंगे भी। और अगर तीसरी में बता रहा हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं x1 y1 और x2 y2, तो ये कैसे होता है, ये इसी से करेंगे हम। ये हो जाएगा y माइनस y1, एम क्या होगा, एम हमेशा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर वही करेंगे x माइनस x1। तो ये इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन है। ये सारी चीज़ें तकरीबन जो इस एक्सरसाइज में 7.1 में इस्तेमाल होगी, मैंने इसमें कवर की हुई है। थैंक यू वेरी मच।